हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी जॉब लगी है दुबई में और हमें आके वहाँ पे रहना है या चीज़ें करनी है, प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा का क्या होता है। बहुत सारी क्वेरीज थी और मतलब यहाँ के बारे में जानने का कि अगर हम फैमिली के साथ वहाँ रहना चाहते हैं तो कितना एक्सपेंस आता है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जिसकी जॉब लगती है तो वो कंपनी सिर्फ उसी को स्पॉन्सर करती है, उसकी फैमिली को तो स्पॉन्सर नहीं करती। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप उसको आपका जो स्पाउस है, वाइफ है या जो भी है, आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे, जो कि बहुत सारी क्वेरीज थी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन। जैसे कि लोगों के क्वेरीज होते हैं, जैसे किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आपका कितना खर्चा होगा, सारी चीज़ें। मैं आज से 9 साल पहले इस कंट्री में आया था। जब आया था एज ए बैचलर आया था और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में रह रहा था। तो उस समय जो हम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो अब अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तब थोड़ा कम ही लगता है। जैसे कि हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो मेन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। जैसे एकोमोडेशन हो गया, फिर आपका फूडिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और बाकी यूटिलिटीज़ जैसे मोबाइल बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इस हिसाब से आपको आज सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप कितने कम में यहाँ पे इजली रह सकते हैं और अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है अकोमोडेशन। मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको। जो अकोमोडेशंस हमारी होती है वो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं तो बैचलर्स के लिए जो फ्लैट्स होते हैं वो अलग होते हैं, फैमिली फ्लैट्स अलग होते हैं। कई बिल्डिंग्स में आपको बैचलर्स अलाउड नहीं होते, तो वो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि बैचलर्स के लिए फ़्लैट कहाँ पे आपको मिलेंगे। बट बैचलर्स में ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपने 1 BHK लिया, ऑन एन एवरेज आज की डेट में रेंट बढ़ने की वजह से जो 1 BHK फ्लैट अगर आप दुबई में ले रहे हैं, जैसे कि अलनादा हो गया, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मतलब एकदम शारजा बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको फिर भी एक अच्छा मतलब 35 से 40,000 में 1 BHK मिल जाएगा। और स्टूडियो आपको 30 to 32,000 मिल जाएगा। जो स्टूडियो की ऑक्यूपेंसी होती है वो 1 to 3% होती है। और 1 BHK में आप बैचलर्स रह रहे हैं तो आप 4 लोग रह सकते हैं इजली। तो उस हिसाब से आपका ऑन एन एवरेज पर पर्सन पड़ेगा। बैचलर्स के साथ अगर आप रहते हैं 4 लोग मिलके तो आपको 1,000 पर पर्सन कुछ रेंट पड़ता है। प्लस जो आपका खाने का होता है, क्योंकि बैचलर्स नॉर्मली बनाना इतना पसंद नहीं करते, बट अगर आप घर में बनाते हैं तो ग्रॉसरी आपका वही पड़ेगा 500 to 600। और अगर आप बाहर से लेते हैं वो भी आपको 700 to 800 पड़ेगा। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन और फूडिंग। अभी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता है कि जैसे आपने मान लीजिए आप के पास एक नॉल कार्ड बनता है, जो आप 25 दिरम्स का आपको इनिशियल पेमेंट करना होता है। जैसे इंडिया में हम लोग मेट्रो में करते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। 25 दिरम्स में आपको 19 दिरम्स उसमें मिल जाता है और 6 दिरम्स उसका जो चार्जेस है वो कट जाता है। तो आपका मिनिमम जो रेंट, आपका मिनिमम जो बस का जो फेयर है वो 3 दिरम से शुरू होता है और वो मैक्सिमम 750 दिरम्स तक जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपका, अगर आप पर्सनल कन्वेंस से जा रहे हैं, जैसे बसेस से जा रहे हैं, आप इन सब चीज़ों से जा रहे हैं, मैक्सिमम कंपनीज आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। बट अगर आपकी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है तो उस केस में मैक्सिमम 10 to 15 दिरम्स, आप अगर बहुत दूर आपको जाना है तो 10 दिरम से 15 दिरम्स तक लगता है। और जो नॉल कार्ड है ये आप मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बसेस में भी यूज़ होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, एकोमोडेशन का बताया। वीज़ा का मैं बताना चाहूँगा कि वीज़ा दो तरीके के मेनली कॉमनली जो यूज़ होते हैं। एक होता है ज्वाइनिंग वीज़ा। ज्वाइनिंग वीज़ा वो होता है जब आप इंडियर्स में आपकी जॉब लग गई है, यहाँ पे आपका इंटरव्यूज़ हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई, तो वो कंपनी आपको ज्वाइनिंग वीज़ा भेजती है। वो एक पेपर वीज़ा होता है जिसकी वैलिडिटी 90 डेज़ की होती है। जब आप शुरुआत कर देते हैं अपना ट्रैवल, आप जैसे इधर आते हैं आपको अपने पेपर्स देने होते हैं। वो ज्वाइनिंग वीज़ा से आप इधर आ गए
फिर आपको अपने पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है अपनी कंपनी को। कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट कराती है जिसमें एक्सरे और ब्लड टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका पासपोर्ट सबमिट होता है, और विद इन 5 डेज़ मैक्सिमम आपके पासपोर्ट पे एक वीज़ा स्टिकर लग के आ जाता है जिसे रेजिडेंशियल वीज़ा बोलते हैं, और उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, और हर 2 साल में आपको रिन्यू करना होता है। और उसमें आपको एक रेजिडेंशियल वीज़ा भी आपको लगेगा, और आपको एमिरेट्स आईडी। कुछ कंपनी इनका एक्सपेंसेस बियर करती हैं, बट मैक्सिमम कंपनीज में आपको देना पड़ता है, बट वो एक इंस्टॉलमेंट में देना होता है, आपको एक साथ नहीं देना होता है, तो वो कंपनी सैलरी से डिडक्ट करती है। तो ये हो गया हमारा वीज़ा का, हमारा अकोमोडेशन का हो गया, फूडिंग का हो गया। जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारी जॉब लगती है तो हमारी कितनी सैलरी होनी चाहिए, और लाइक फैमिली को रखने के लिए और स्पाउस के लाने के लिए कि हम उसको स्पॉन्सर अगर करें, फैमिली को रखें, तो कितनी हमारी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए कि हम वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं इजीली। अगर देखिए आप अकेले आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अकेले आ रहे हैं, आप शेयरिंग में रहेंगे, आप बेड स्पेस में रह सकते हैं। बेड स्पेस में आपको 500 दिरहम्स तक लगता है। एक बेड स्पेस होता है, एक होता है पार्टीशन में एक रूम में ही वो 2-3 पार्टीशन कर देते हैं, उसमें आपको एक थोड़ा सा अपना सेपरेट स्पेस मिल जाता है। वो 500 से लेके 1000 दिरहम्स तक एकोमोडेशन में आपका लगेगा। तो अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप 2000 दिरहम्स में अपना पूरा एक्सपेंडिचर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 4000 आई थिंक 3.5K to 4000 आपकी सैलरी अगर है, जैसे 3500 से 4000 दिरहम, वो इंडिया में अप्रॉक्स आपकी बैठेगी जाके 90,000 रुपीज़। तो आप इजीली 1000 दिरहम से 15,000 दिरहम 1000 से 1500 दिरहम तक आप सेव कर सकते हैं, और आप इजीली यहाँ पे रह भी सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में आ रहे हैं और आप सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है रहने का, क्योंकि कुछ चीज़ें बेहतर करने के ही लोग अपने घर से निकलते हैं। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं तो इतना, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेरी यही एडवाइस है कि आप 6000 से 8000 दिरहम तक आपकी सैलरी होना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे वजह ये है कि बच्चों को लेके आएंगे, उनका एजुकेशन, आप फैमिली को रखेंगे, उसके लिए आपको एक फ्लैट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं तो फैमिली वीज़ा लगता है। कुछ कंपनी फैमिली वीज़ा प्रोवाइड कराती हैं, कुछ लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, बट फैमिली वीज़ा भी जो लगता है उसमें आपको खर्चे आपके ही हैं, और उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें कई सारी कैटेगरीज के मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, नहीं तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, जैसे कि अब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस मेडिकल इंश्योरेंस में हमारा जो फ़ीस होती है वो, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जिस हम लोग जहाँ पे दिखाते हैं डॉक्टर को, वहाँ पे उनकी जो ऑन एन एवरेज फ़ीस है 500 दिरहम है। 500 दिरहम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट के हिसाब से फीस है। स्पेशलिस्ट की फ़ीस 500 दिरहम्स तक होती है, प्लस जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनकी 200 दिरहम्स तक होती है। बट अगर हम अपने इंश्योरेंस के थ्रू दिखाते हैं तो हमको सिर्फ 50 दिरहम्स पे करना है फॉर स्पेशलिस्ट एंड 20 दिरहम्स फॉर जनरल प्रैक्टिशनर। तो इस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस लेके, ये हमारे लिए ना, आपके लिए तो कंपनी पे करती है ना, आपको नहीं पे करना होता है। कंपनी 90% अमाउंट पे करती है, 10% अमाउंट हमको पे करना पड़ता है, तो वो हम लोग की सैलरी से डिडक्ट होता है। तो जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे फैमिली को आप लाते हो तो जो हमारा इंश्योरेंस है उसमें फैमिली का मुझे पे करना पड़ता है। बट अगर मैं दिखाता हूँ तो मेरी कंपनी डायरेक्ट बिल होता है, उसमें मुझे लास्ट में कुछ 10% कुछ पे करना होता है, जो बहुत ही मिनिमम होता है। तो और मेडिसिन्स भी कवर होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो आपको उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चार्जेस लगते हैं। बट मेरा यही कहना है कि अगर आप इधर फैमिली को लेके आ रहे हैं तो आप इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी की कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, नहीं तो फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ जाती है, तो उसको ध्यान में रखें। और फिर रही बात रहने के लिए, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपकी सैलरी जब मैं 6 to 8,000 बोल रहा हूँ, इसलिए कि फैमिली के साथ आप फिर आपको घर भी खुद सेपरेट लेना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली वीज़ा में आपको सबसे पहले अपना एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है वीज़ा के लिए, बिना उसके फैमिली को
आप वीज़ा नहीं लगता है, फैमिली का वीज़ा बिना उसके नहीं लगता है। तो या तो आप स्टूडियो लेंगे, तो स्टूडियो आज की डेट में दुबई में 25,000 तक मिल रहा है। और कुछ एरियाज़ में अगर आप किसी पॉश एरिया में बहुत ऐसी जगह पे जैसे जुमेरा इन सब जगह पे लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ 1 BHK भी आपको बहुत महंगा 70 to 80,000 पड़ जाता है। तो अगर आप स्टूडियो लेते हैं दुबई में लेते हैं तो अलनादा जैसे कुछ एरिया जो बिल्कुल बॉर्डर पे शारजा के लगते हैं तो आपको मिल जाएगा 25 to 30,000 और 1 BHK 40,000 तक पहुंच जाएगा इस समय। बट अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपेंस इसमें बचाना चाहते हैं फ्लैट्स में तो आप शारजा मूव कर सकते हैं, जो कि बॉर्डर पे आप ले सकते हैं शारजा के। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब 5,000 6,000 का आपको उसमें छूट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा यूटिलिटीज़ में लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप जैसे बैचलर्स, और मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक बैचलर्स और फैमिली। अगर आप बैचलर्स के साथ रह रहे हैं तो आप लोग अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं तो ऑलमोस्ट AC पूरे टाइम चलता है और बाकी चीज़ें भी मैनेज करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आपका बिल आ जाता है। लेकिन आप शेयर करते हैं तो वो इजी पड़ता है आपको। तो आपका पर पर्सन समझ के चलिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल है और जो गैस का बिल है वो 200 दिरहम्स तक आ जाएगा पर पर्सन। बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अलग अलग सीज़न का अलग अलग है। गर्मियों में क्योंकि AC की ज़रूरत बहुत पड़ती है और विंटर्स में मौसम यहाँ पे अच्छा होता है, तो गर्मियों में बिल मैक्सिमम आपका जाएगा 600 दिरहम्स तक चला जाता है। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप AC बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कुछ जगह पे विंडो AC है, जैसे हमारे यहाँ विंडो AC है तो हमारा 600 दिरहम्स तक चला जाता है बिल। लेकिन हमारा बिल अलग अलग पार्ट में स्प्लिट है। हमारे बिल में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे बिल में गैस नहीं, क्योंकि हमारा गैस कनेक्शन पाइप वाला नहीं है, हमारा हमको सिलेंडर लेना पड़ता है। तो वो हमारा 140 दिरहम्स का एक हमें मीडियम साइज़ का सिलेंडर मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने चल जाता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखा जाए तो हमारा जो सेवा और जो हमारा जो देवा और सेवा होता है, सेवा शारजा में होता है, शारजा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का जो होता है, और देवा दुबई में होता है। तो ये जो बिल हमारा मैक्सिमम आता है गर्मियों में 600 दिरहम और विंटर्स में आता है 300 दिरहम। इस हिसाब से आपका बिल आता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यूटिलिटी हो गया, उसके बाद वाईफाई होता है। वाईफाई अगर आप वही बैचलर्स में रह रहे हैं तो आपको 100 दिरहम्स कुछ पड़ेगा पर पर्सन, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक वाईफाई आपको अच्छा वाईफाई आपको मिलेगा 300 दिरहम्स तक। तो ये हो गया अलग अलग फैमिली के साथ, और अगर आप अकेले रहते हैं उसके साथ आपका वाईफाई में कितना आपका बिल लगेगा। मोबाइल की बात कर लेते हैं। मोबाइल वही प्रीपेड में आप अगर लेंगे तो प्रीपेड आप बताइए, आप यूज़ करती हैं? प्रीपेड का नॉर्मली हम लाइक 50 दिरहम का रिचार्ज करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू मुझे जितनी ज़रूरत होती है वो मैं जाके एतिसलात का जो ऐप है उससे मैं डेटा रिचार्ज करती हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे कॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि वाईफाई का लाइक बताया, वाईफाई के साथ हमें लैंडलाइन भी मिलता है। तो लैंडलाइन क्या होता है, लैंडलाइन टू लैंडलाइन अगर आप कॉल करते हो तो फ्री होता है। लैंडलाइन के अलावा आप अगर किसी नंबर पे कॉल करते हो तो उसका चार्जेस पड़ता है। तो मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। मुझे नॉर्मली कॉल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कहीं पे डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वही रिचार्ज कराती हूँ। तो वो सफिशेंट होता है, मतलब कुछ ऐसा टाइमलाइन नहीं होती है। इवन मुझे याद है मैंने लास्ट मंथ रिचार्ज कराया था, मेरा अभी तक चल रहा है। सो वो मतलब लाइक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप घर पे रह रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आपका यूज़ है तो आपके लिए इनफ है। अगर बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है आपके, बट आप जॉब कर रहे हो या फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो हमारा सजेशन है कि आपको पोस्ट पेड कनेक्शन ही लेना चाहिए, जो कि ऑलरेडी लाइक अभिनव यूज़ कर रहे हैं। उसका बिल मैक्सिमम कितना आता है? 157 से लेके 157 का प्लान है, तो 157 to 175 दिरहम्स ऑन एन एवरेज आता है पर मंथ। वो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डेटा वगैरह कभी यूज़ कर लेते हो तो वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है। बस उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका डेटा ख़त्म हो गया है तो आप लेके यूज़ कर सकते हो, वो आपके बिल में ऐड ऑन होके आएगा। मतलब कुछ आपको लाइक ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ख़त्म हो गया तो आप आगे चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड उसके रेट लिस्ट मैं आपको इसमें मेंशन कर दूँगी ऑलरेडी। देन हमारा
ट्रांसपोर्टेशन में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आपके पास हम लोगों को कम्यूट करने के लिए आरटीए की बसेस ये सब तो हैं फैसिलिटीज़। अगर आप शारजा में हैं तो शारजा ट्रांसपोर्ट भी है, जो कि बहुत ही मतलब मिनिमम से शुरू होता है और आप इजीली कर सकते हो। अगर आप मंथली कहीं पे डेली बेसिस पे भी जा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम 400 to 500 दिरहम है। लेकिन अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है तो जो यहाँ का जो फ्यूल है वो आपको पड़ेगा अलग अलग, जैसे इंडिया में अलग अलग तरीके के फ्यूल्स यूज़ होते हैं वैसे यहाँ पे भी होते हैं, बट जो आपको मिनिमम जो है वो 3 दिरहम्स पर लीटर अप्रॉक्स इंडिया के रेट में देखा जाए तो 70 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से फ्यूल होता है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और एक बहुत ही उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे किस इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए या किस तरीके से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, टोटल कितना लगता है उसमें, टोटल कितना लगता है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। वो एक अलग से वीडियो बनेगा तभी आप उसको सही से समझ पाएंगे। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। अभी एजुकेशन की बात करें, जो बैचलर्स हैं उनको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फैमिली को लेके आ रहे हैं और बच्चों को स्टडी के लिए देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके के बोर्ड सबसे ज़्यादा हैं, जो मतलब एक ब्रिटिश करिकुलम होता है और एक होता है सीबीएसई। जो हम इंडियंस हैं मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड की तरफ भी जाते हैं और कुछ लोग ब्रिटिश करिकुलम में भी जाने की कोशिश मतलब ट्राई करते हैं कि ब्रिटिश करिकुलम में बच्चे को एडमिशन किया जाए। तो मैं इसमें सबसे पहली चीज़ होती, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या आप मतलब चेक कर सकते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है। उसमें एक KHDA रेटिंग होती है जो अलग अलग बेसिस पे होती है, पुअर, गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से होती है और स्कूल्स की फीस भी उसी आधार पे निर्भर करती है। तो अगर देखा जाए तो मैं 2 स्कूलों का एवरेज लेके निकाला था। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से चलते हैं तो जैसे एक स्कूल का मैंने ऑन एन एवरेज फीस निकाली थी, तो अगर आप स्टार्टिंग KG1 से करते हैं तो 300 to 400 दिरहम उसकी पर मंथ की फ़ीस है। और अगर आप ब्रिटिश करिकुलम में देखते हैं तो उसकी जो पर मंथ की फ़ीस है वो अप्रॉक्स 600 to 700 दिरहम्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। प्लस एक चीज़ मैं आपको बस एडवाइस करना चाहूँगा, जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं ये स्कूल जोन है, तो आसपास बहुत स्कूल हैं, तो बच्चे को आप बाय वॉक भी छोड़ सकते हैं। बिकॉज इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे कि अगर आपकी सैलरी मतलब एक नॉर्मल सैलरी है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बच्चे का स्कूल ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा बचेगा, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपकी बच्चे की स्कूल फीस के बराबर होता है। तो इसलिए अगर आप आसपास ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे स्कूल हैं तो कोशिश करें कि वहीं पे उसको एडमिशन दिलाएं, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है वो बच सके। अदरवाइज अगर 700 स्कूल की फ़ीस है तो ऑलमोस्ट 700 to 1000 दिरहम्स आपका पर मंथ तो बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन का भी जाएगा। बाकी आप जब आप दुबई में रह रहे हैं तो आप कहीं घूमने भी जाएंगे, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल तो जो सबसे बड़ा यहाँ का अट्रैक्शन है वो है बुर्ज खलीफा। तो वहाँ पे भी आप जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन जो अपना है वो मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, मेट्रो भी जाती है। तो ऐसे कई सारी अट्रैक्शंस हैं आपके लिए, तो आप इजीली जा सकते हैं, कुछ इतना उसमें एक्सपेंसेस नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैं इसमें नहीं, वो आपको बाद में हम लोग बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जैसे वीकेंड में आप बाहर जाते हो, आउटिंग करते हो, लाइक खाना खाते हो, वो डिपेंड करता है वीकेंड में किसी की 1 दिन की छुट्टी होती है, किसी की 2 दिन होती है, तो आप 1 दिन या 2 दिन कैसे जा रहे हो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप 1 दिन खाना खा रहे हो तो। लेकिन अगर हम 1 दिन के हिसाब से लेके चलते हैं ऑन एवरेज तो आपका 100 से 200 दिरहम आपका लगता है महीने का, आई थिंक, खाने का। अगर वीकली आप जाते हो 1 डे एग्जैक्टली तो आपका पर डाइनिंग ऑलमोस्ट, अगर एक नॉर्मल फैमिली के साथ आप जा रहे हो 5 to 6 पर्सनस, आप अगर सब कुछ मतलब सही से कर रहे हैं तो 150 to 200 दिरहम। अब हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम सिर्फ आपको वेजिटेरियन का बता सकते हैं, बट वेजिटेरियन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं दुबई में, बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इजीली यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज डाइनिंग का ये पड़ता है आपका, वीकली ही जाते हैं नॉर्मली लोग, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि डेली आप जाके फैमिली के साथ बाहर किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे खाना खा सकें। तो अब ग्रॉसरी का मेन है वो। ग्रॉसरी से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप दुबई आए हो और दुबई में रह रहे हो
तो घर के अंदर मत रहो, बाहर निकलो, दुबई को एक्सप्लोर करो, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से दुबई घूमने के लिए आते हैं और हम दुबई में रह ही रहे हैं। अगर हम यहाँ रह के दुबई को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्या मतलब है? मतलब हाँ ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप पैसे को उड़ाओ, सेविंग मत करो, चीज़ें मत करो, बैलेंस करके चीज़ें करो, बट एक लाइफ को एंजॉय भी करो, एक्सप्लोर भी करो, घूमो, चीज़ें करो। मतलब दुबई बहुत अच्छा है। बस हाँ, समर में थोड़ा सा होता है, इशू होता है कि समर में आप जो अंदर के प्लेसेस है आप वहीं जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है और सबके बस का नहीं होता है टॉलरेट करना, घूमना, चीज़ें करना। स्पेशली जब आपके पास बच्चे होते हैं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे के साथ घूमना मतलब उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वेदर बहुत। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो मौसम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। आप उस मौसम में जो इंडिया से बाहर या कहीं से भी दुबई आना चाहते हैं घूमने के लिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और विज़िट वीज़ा जो है वो आपको कॉस्मो ट्रेवल पे एंड काफ़ी साइट्स पे आपको अवेलेबल होता है, और जिसकी लाइक 1 मंथ का जो कॉस्ट होती है वो अराउंड एक विजिट वीज़ा आपका 1 महीने का होता है और 3 महीने का होता है नॉर्मली। आप 4,400 दिरम्स लाइक पड़ता है आपका, वो आप इंडिया से भी ले सकते हैं। 400 दिरम्स पड़ता है आपको अगर 1 मंथ का, और इसमें इंश्योरेंस इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, कोविड के बाद से इंश्योरेंस इंक्लूड करने लगे हैं। और 800 दिरम्स तक पड़ता है आपको 3 मंथ्स का। तो हाँ। अभी 3 मंथ्स मुझे एक्चुअल में नहीं पता, 3 मंथ्स की 2 मंथ्स हो गया, बट आई थिंक इतना ही पड़ता है, 800 दिरम्स तक पड़ता है। और ये आप किसी भी ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, जो भी आपको ट्रैवल कंपनी, नॉर्मली ये वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है। इसमें कुछ आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स, पासपोर्ट और ये सब डिटेल्स लेते हैं वो लोग, और विजिट वीज़ा यहाँ के लिए बहुत इजीली मिल जाता है आप लोगों को, तो इतना कुछ इसके अंदर दिक्कत नहीं है। सो अब आते हैं ग्रॉसरी पे। तो ग्रॉसरी में मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक नॉर्मल फैमिली अगर यहाँ पे रह रही है और आप लाइक डेली अगर मंथली राशन आप लेने जाते हो, मतलब जो भी नॉर्मली दाल चावल आटा जो भी होता है, तो एक का अगर एवरेज लेके चलते हो तो आपका 500 to 600 दिरहम लगता है आपका राशन का। देन बाकी आप सब्जी का, अगर बहुत ज़्यादा फैंसी सब्जियां नहीं खा रहे हो, ले रहे हो, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें, तो आपका एक एवरेज लेके अगर चलोगे मंथली का, तो आपका 1000 दिरहम से 15 दिरहम तक लगता है। ये बहुत मैंने मिनिमम चीज़ें बताई, जो नॉर्मली बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो आप यूज़ करते हो, खाते हो, क्योंकि ये हमारा है। अगर ज़्यादा डिटेलिंग में हम आपको बाद में दूसरे ब्लॉग में बताएंगे, ग्रॉसरी का हम प्रॉपर आपको एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या चीज़ एक्सपेंसिव होती है, क्या नहीं होती है, क्या है, चीज़ें कैसी हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।